हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमें आर्थिक गतिविधियों को हम किन किन तरीक़ों में विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन से आधार होते हैं। देखेंगे कि क्षेत्रक 3 प्रकार के होंगे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक। कौन कौन से इसमें आएंगे, एक एक करके हम सबको बारीकी तौर पर डिवाइड करेंगे और बताएंगे आपको। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम ऐसे ही करके हर एक टॉपिक वाइज छोटा छोटा वीडियो रहेगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं, लेकिन हाँ 10-15 मिनट वीडियो जरूर रहेगा, उसमें हम डिटेल करके चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में आपके पास जो इमेज दिख रहा है, इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ गतिविधियाँ दिखाई गई हैं। एक दिखाया गया कि महिला है जो कि किसी फसलों को बो रही है, ख़ास तौर पे लग रहा है ये धान की फसल को बो रही है। धान की फसलों को बोना ये किस कार्य में आता है, तो कृषि क्षेत्र में कृषि का कार्य कर रहा है। अब कृषि क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक गतिविधियों को कर रही है। यहाँ पर दूसरे फिगर में आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी खान के अंदर, माइन के अंदर गया है और ये कहीं ना कहीं कोई खनिज वस्तुओं को निकालने का प्रयास कर रहा है। ये अपने सर पे हेडलाइट लगाया हुआ है, पीछे कुछ लाद करके इसे ले जा रहा है, अर्थात ये भी माइनिंग का काम का है। ये किस में आएगा हमारा। तीसरी गतिविधि ये दिखा रखा है, ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं, लग रहा है डॉक्टर साहब हैं, ये कुछ काम कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं और ये भी कुछ काम कर रहे हैं, कोई चीज़ अपनी बना रहे हैं, इसे इंजीनियरिंग या गुड्स से कुछ काम करना पड़ता है। तो ये कुछ गतिविधियाँ आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इन्हीं गतिविधियों को आधार बना करके हम वीडियो में देखेंगे कि आखिर में कौन कौन सी गतिविधियों को हम किस उसके गुण के आधार पर हम क्षेत्र को विभाजित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वीडियो, इसमें देखिए आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। NCERT इसकी शुरुआत ही करती है, कहती है कि आप निम्न दिए गए चित्रों को पहले देखें। एक चित्र यहाँ दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अर्थात ये सर्विस दे रहे हैं अपने। दूसरा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईंटों को बनाने का काम हो रहा है। तीसरा आपको यहाँ दिखेगा, ये हैं कूली, जो कि ये भी क्या कर रहे हैं, सेवाओं दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ और गतिविधियों को आप देखेंगे तो यहाँ पर कपास चुनने का काम कर रही है महिला, तो यहाँ पर बेचने का काम किया जा रहा है दुकान में कपड़ों को। ये कुछ गतिविधियाँ दे रखी हैं। अब इन गतिविधियों को ही हम किस किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। जो हमारे NCERT कहती है कि आप निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। रियलिटी है, हम लोग क्या करते हैं, अनेक देखते हैं कि लोग अनेक अनेक काम कर रहे हैं अपना। इनमें से कुछ गतिविधियाँ तो वस्तुओं का क्या करती हैं, उत्पादन। तो यहीं से आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझनी है कि कोई भी आर्थिक गतिविधि होगी तो इसमें दो ही काम होगा, या तो किसी वस्तु का उत्पादन होगा या नई सेवाओं का सृजन होगा। या कुछ देख रहे थे, कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तो कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। दो ही हुआ, वस्तु और सेवा। या तो कहीं ना कहीं किसी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा वस्तु का, या किसी सेवा का सृजन करेगा। और ये गतिविधियां हमारे चारों तरफ देखने को मिलती हैं, हर समय देखने को मिलती रहती हैं। यहाँ तक कि हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये भी हम क्या करें, अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी ये गतिविधियाँ हो रही हैं। हाँ, इन गतिविधियों को हम कैसे समझ पाएंगे, इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि हम कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों को आधार बना करके, कुछ क्राइटेरिया, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करके इन्हें हम विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिए। इन समूहों को भी हम क्या कहते हैं, क्षेत्रक, सेक्टर्स। क्या कहा जाएगा, सेक्टर्स कहा जाएगा। अब उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए कैसे कैसे क्या तरीके हैं। पहला, हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी को। पहला दे रखा है प्राकृतिक संसाधनों से। कुछ हमारे प्रोडक्शन होते हैं जो कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को हम करते हैं। जैसे कपास की खेती आप
पिक्चर में भी देख चुके हैं। कपास की खेती कर रही थी महिला, कपास की फसलों को चुन रही थी, जो उसके क्या पौधे हैं उसको चुन रही थी, पौधों में से जो क्या बोलते हैं फ्लावर्स जो थे उसको चुन रही थी। यह क्या है, एक मौसमी फसल है कपास। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः, न कि पूर्णतः मतलब मेनली, कम्प्लीटली नहीं, प्राकृतिक कारों पर निर्भर करते हैं, कारकों पर, जैसे कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु। ये सब हमें ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति पर ही निर्भर रहने पड़ते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसमें हम क्या करते हैं, अधिकतम मेनली मुख्यतः जिसको कहा जाता है, हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित ऐसी गतिविधियाँ, एग्जाम्पल के तौर पर कपास की खेती, एक जिस क्या होता है मौसमी फसल है, इसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक कारकों जैसे कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु, इन सब पर निर्भर रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कपास एक कैसा उत्पाद है, तो प्राकृतिक उत्पाद है, नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी प्रकार बात करें तो डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं। डेयरी उत्पादन, डेयरी का प्रोडक्शन करना, उसमें है क्या, पशु, उनकी जैविक प्रक्रिया, उनके चारा, इन सब की उपलब्धता पर निर्भर वो डेयरी उत्पादन रहता है। अतः इसका उत्पाद जो निकल कर है हमारा दूध, ये कैसा उत्पाद होगा, ये भी होगा हमारा प्राकृतिक उत्पाद। तो यहाँ से हम समझेंगे कपास का पौधा किस में आ जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट में आ जाएगा, प्राकृतिक उत्पाद है। बात करें थे हम अपना किस में, दूध, तो ये भी प्राकृतिक उत्पाद है। साथ ही साथ खनिज और अयस्क, ये भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। खनिज और अयस्क ये भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यहाँ से हम डिसाइड करें प्राथमिक क्षेत्र क्यों। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। सवाल खड़ा हुआ क्यों प्राथमिक, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि यह सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, जिन्हें हम फिर आगे जाकर बनाएंगे, उन सब का आधार यही प्राकृतिक उत्पाद हैं। इसीलिए इन्हें प्राथमिक कहा जाता है, जो सबसे पहला तो प्राथमिक कहा जाता है। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन क्या करते हैं और वनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का दो नाम, एक प्राथमिक क्षेत्र और एक कृषि एवं सहायक क्षेत्र। इसमें आ जाएंगे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, वन, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, खनन, उत्खनन, सब इसमें आ जाएगा। किसमें, आपका प्राथमिक क्षेत्र में। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए प्याज, मटर, कपास, गेहूँ, ये गाय है, भैंस, कोयला, खनन, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि क्या है, इसको देखें। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत इन प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात इसमें इसका रूप परिवर्तन किया जा रहा है, विनिर्माण प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा, क्योंकि जस्ट ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद की अगली वाली स्थिति है। तो प्राथमिक पहला, उसके बाद से दूसरा, तो द्वितीयक। यह वस्तुएं सीधी प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि क्या की जाती हैं, इसे निर्मित की जाती है। सीधी प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, इसे निर्मित की जाती है, इसीलिए इसे विनिर्माण की प्रक्रिया इसमें अपरिहार्य है। विनिर्माण अर्थात एक प्रकार से फिर से निर्माण करना, और यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, कपास के पौधे से जो प्राप्त रेशा होगा उसका उपयोग करके हम सूत काटते हैं, कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को जो है, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके
हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं, मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उपयोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ से आपको याद रखना होगा, प्राथमिक क्षेत्र का नाम कृषि एवं सहायक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। और एक और गतिविधि होती है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त, जिसे हम तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें गतिविधियाँ क्या करती हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक और ट्रेन की जरूरत है। मान के चलो हमने बना दिया, ये जाएगा कैसे, तो जो ट्रक और ट्रेन परिवहन की जरूरत पड़ती है, तो परिवहन आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। वस्तुओं और गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर वार्तालाप करने, पत्राचार करने, बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। अर्थात परिवहन, भंडारण, गोदामों में भंडारण, संचार सेवाएं, बैंक सेवाएं और व्यापार, इस सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, तृतीय गतिविधियों की उदाहरण है। चूँकि ये गतिविधियाँ क्या हैं, वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, तृतीय या टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर उसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और पहले वाले को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील से व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं हैं, जैसे इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। और किस में आएंगी, तो टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में ही आएंगी। अब हम अगला क्षेत्र की तुलना करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।